स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात करेंगे। मंत्री और एमएलए की सैलरी को लेकर स्थगित कर दी गई है, महज विलंबित हुई है, यानी कि कुछ देर बाद मिल जाएगी, कुछ महीने बाद मिल जाएगी, ये हम मानकर चल सकते हैं। लेकिन वजह क्या बड़ी रही है जो इनके वेतन और भत्ते को विलंबित करना पड़ा है? आज ही ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री की ओर से सदन में लाया गया था। बारीकी से जानकारी देंगे इस पर। विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या कर्मचारियों के लिए भी ये एक संदेश है सरकार का? बड़ी अपडेट बिल्कुल इसी बुलेटिन में विस्तार से हम आपके साथ साझा करेंगे। दूसरी बड़ी बात पुलिस जवानों को लेकर करेंगे। कोर्ट जाने की चेतावनी अब इन्होंने दे दी है। दरअसल फैसला सरकार की ओर से ये हुआ है कि इनके वेतन से मासिक तौर पर यहाँ 500 रुपए काटे जाएंगे, सब्सिडाइज्ड यात्रा ताकि इन्हें मिल सके। लेकिन कुछ एक पुलिस जवान इसका काफी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है वो एचआरटीसी बस में सफर नहीं करते हैं, उनके वेतन से 500 रुपए काट दिए जाएंगे, तो ये उनके लिए बड़ी क्षति है। कोर्ट जाने की चेतावनी किस एसोसिएशन ने दी है, कौन सी चिट्ठी हमारे पास आई है? और दूसरी बड़ी बात, यहाँ महिला पुलिसकर्मी ने एक अलग ही मांग रखती है। ये भी जानकारी बारीकी से बिल्कुल हम आपके समक्ष रखेंगे और इसका कितना इम्पैक्ट रहने वाला है ये भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। सरकारी कार्यालय शिफ्ट हो सकते हैं, ये संकेत आज मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। राजधानी शिमला से कुछ एक सरकारी कार्यालय साथ लगते जिलों में शिफ्ट किए जाएंगे। शिमला का भार कम करने के लिए कौन कौन से कार्यालय शिफ्ट होंगे और इसके बाद क्या इफेक्ट इसका पड़ेगा, यानी कि कुछ सरकारी आवासों को लेकर भी यहाँ काफी विरोध देखने के लिए मिल रहा है। इस पर भी आज सदन में बवाल मचा है। ये दरअसल विधायक संजय रतन की ओर से यहाँ सवाल किया गया था। जवाब में मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है वो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत एक दुखद घटना से करना चाहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार का निधन हो गया है और गौरव बिष्ट इनका नाम था। हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ है। अगले कल अंतिम संस्कार होगा इनके पैतृक स्थान रोडू में। फिलहाल इससे पहले भी 2 वरिष्ठ पत्रकारों का निधन हुआ था, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार आनंद बोध थे और अमर उजाला में कार्य कर चुके विपिन काला भी हैं। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से तीनों पत्रकारों के लिए शोक व्यक्त किया गया है और पत्रकारिता जगत के लिए बड़ी क्षति है, क्योंकि 3 वरिष्ठ पत्रकार हमने खो दिए हैं। ये दुखद जानकारी कहना चाहेंगे। अब मौसम पर आना चाहेंगे, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन के लिए बारिश के आसार जताए गए हैं और खास तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान क्योंकि शिमला, कुल्लू, मंडी, सिरमौर में हो रहा है और यहीं फिलहाल फिर से सावधान रहने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है। काफी ज्यादा सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि नदी नाले फिर उफान पर हो सकते हैं और ऐसे लोग जो नदी नालों के किनारे बसे हैं समय रहते ही अपना घर खाली करवा दे। समेश गांव में जो हुआ है से बिल्कुल सबक लेने की आवश्यकता है। 132 बिजली ट्रांसफार्मर अभी प्रभावित बताए जा रहे हैं। 135 सड़कें यातायात के लिए ठप हैं। इसमें एक नेशनल हाईवे भी है। नेशनल हाईवे 5 भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गया है और 54 जल आपूर्ति स्कीम्स भी ठप पड़ी हैं और शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और यहीं के लिए अगली बारी के लिए भी एडवाइजरी देखिए जारी की गई है। नदी नाले उफान पर रह सकते हैं अगले 2 दिन, फिर बारिश का सिलसिला क्योंकि जारी रहने वाला है। राजधानी शिमला में चक्कर सड़क भी प्रभावित हो गई है। लगातार यहां मलबा गिर रहा है और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो गई है, क्योंकि क्रॉसिंग वाली सड़क पहले से ही प्रभावित थी। ये वैकल्पिक रोड तैयार किया गया था, यहां पर भी मलबा गिरने लगा है। फिलहाल लोअर हिमाचल के लिए जो आवाजाही है वो ठप हो सकती है अगर मलबा गिरना बंद नहीं होता है। दूसरी बात, शोगी अस्पताल समेत 10 घर भी प्रभावित हुए हैं। नेशनल हाईवे 5 पर भी क्योंकि नुकसान हो गया है। तकरीबन 110 फुट तक यहां सड़क धंस गई है। आम लोग वहां परेशान हैं और शोगी अस्पताल समेत 10 घर ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर पेयजल आपूर्ति भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान जायजा लेने के लिए इस क्षेत्र में पहुंचे थे। साइंस मास्टर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है और पिछले कल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भी ये मिले थे। दरअसल इनका कहना है कि कुछ डिमांड्स जो काफी वर्षों से पेंडिंग है अब उन्हें पूरा कर दिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ
प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापक की पदोन्नति सूची जारी नहीं की जा रही है। खास तौर पर मुख्याध्यापक की अक्टूबर तक पदोन्नति सूची जारी की जाए। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने आश्वासन इन्हें दिया है कि जैसे ही ये सेशन खत्म होगा उसके बाद बैठक के लिए इन्हें बुलाया जाएगा। संगठन के साथ बैठक होगी, विस्तार से इनकी सभी डिमांड सुनी जाएगी और जो कुछ भी इनके लिए हो सकता है वो किया जाएगा। इनकी डिमांड्स पूरी करने की कोशिश होगी। पदोन्नति सूची पर इन्होंने मुख्य मांग रखी है। दूसरी बात यह है कि प्रवक्ता स्कूल न्यू की पदोन्नति सूची भी जारी की जाए। ट्रांसफर के लिए जो 30 किलोमीटर की शर्त रखी गई है उसे 15 से 20 किलोमीटर किया जाए और पहले जो कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होने की अवधि 2 बार की होती थी उसे अब फिर से वैसे ही व्यवस्था में लाया जाए। अब दरअसल वर्ष भर में एक ही बार कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर हो सकते हैं, तो 2 बार ही ये व्यवस्था रखी जाए। इससे कर्मचारियों के समक्ष परेशानियां आ रही हैं। ये बात भी यहाँ साइंस मास्टर एसोसिएशन की ओर से कही गई है। ये मुख्यमंत्री से मिले जरूर हैं, इन्हें बुलाया भी गया है बैठक के लिए जैसे ही सत्र खत्म होगा, लेकिन कितनी जल्दी निपटारा हो पाता है इनकी समस्याओं का ये हम देखेंगे। बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री ने बुलाया है इस सत्र के बाद उनकी मांगे पूरी करने के लिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से एक और अधिसूचना जारी हुई है। पहले यहां अंडर ग्रेजुएटेड कक्षाओं की एडमिशन तिथि ही बढ़ाई गई थी, लेकिन अब पोस्ट ग्रेजुएटेड कक्षाओं की तिथि भी बढ़ा दी गई है। यह 31 अगस्त तक की गई है। फिलहाल कुछ एक छात्र चूक गए थे एडमिशन लेने से, उन्हें मौका मिल पाएगा। खासतौर पर पीजी कक्षाओं की बात करें तो इसमें MA, MCOM, MJMC, MA एजुकेशन और MBA के छात्र हैं। जितने भी HPU में विभाग अध्यक्ष हैं उन्हें लेकर ये निर्देश जारी हो चुके हैं कि वो ध्यान दें और अपने अपने स्तर पर भी जानकारी छात्रों तक पहुंचाए। हालांकि अधिसूचना जारी हो ही गई है। कुछ एक छात्र ऐसे रहते हैं जिन्हें कंपार्टमेंट आती है या यूं ही चूक जाते हैं। कई बार वेबसाइट पर भी काफी ज्यादा क्राउड रहता है तो ये अप्लाई नहीं कर पाते एडमिशन के लिए ऑनलाइन मोड पर भी। तो ऐसे ही छात्रों के लिए ये सुविधा एक दफा फिर से दी गई है। छात्र अभिभावक मंच ने फिर से विरोध जताना शुरू कर दिया है। इस बार विरोध हालांकि शिक्षा विभाग या स्कूलों को लेकर नहीं है, बल्कि विरोध HRTC को लेकर है। HRTC ने 40% वृद्धि स्कूल बसेस में कर दी है। बहुत सारे हाई प्रोफाइल प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जहां पर HRTC की बसेस लगाई गई हैं एज अ स्कूल बस। तो यहाँ 40% वृद्धि किराए में की गई है, जिसके बाद अभिभावक परेशान है। छात्र अभिभावक मंच ने मांग उठाई है कि जल्द से जल्द इस वृद्धि को वापस लिया जाए। ऐसा नहीं होता है तो ये प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे और मॉनसून सेशन के बाहर ही यानी कि विधानसभा के बाहर आकर ही ये प्रदर्शन करने वाले हैं। मनमानी की जा रही है HRTC की ओर से, क्योंकि ना तो अभी तक फ्यूल के दाम बढ़े हैं, डीजल पेट्रोल कुछ भी नहीं यहाँ बढ़ाया गया है। ऐसे में किराए को लेकर भी राशि नहीं बढ़ाई गई है सरकार की ओर से। तो आखिरकार स्कूल बसेस में ये 40% वृद्धि क्यों की गई है छात्रों के लिए, ये सवाल इन्होंने किया है। चेतावनी इनकी ओर से दे दी गई है प्रदर्शन के लिए और सरकार पर भी इन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। HRTC से सवाल किया जाए, HRTC अपनी स्कूल बसेस को लेकर मनमानी क्यों कर रहा है। ये इन्होंने आज मीडिया प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी देनी चाहिए है। और एक बात इन्होंने ये भी कही कि अभिभावक वैसे ही परेशान हैं क्योंकि भारी भरकम फीस इन्हें हाई प्रोफाइल प्राइवेट स्कूल्स में देनी पड़ती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी अलग से फीस ली जाती है। शुरुआत में जो फंड इनसे लिया जाता है, अब बुक्स और बाकी अन्य खर्चों से परेशान है। हर साल इन खर्चों में वृद्धि होती जा रही है और ऐसे में स्कूल बस में भी अब 40% वृद्धि की गई है HRTC की ओर से। दरअसल जब इन्होंने स्कूल प्रशासन से बात की होगी तो उनकी ओर से साफ तौर पर कह दिया गया कि वृद्धि स्कूल ने नहीं की है, HRTC ने की है, तो ये इसी कॉर्पोरेशन से जाकर बात करें। और अब सीधे तौर पर यहां सरकार को टारगेट किया जा रहा है छात्र अभिभावक मंच की ओर से। देखिए, मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन था। कई अहम सवाल किए गए हैं। एक अहम सवाल ये भी था विधायक संजय रतन की ओर से कि आखिरकार कुछ एक अधिकारी कर्मचारी अभी भी बिना सरकारी आवास के क्यों रह रहे हैं। कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनके पास अपना निजी आवास भी है, यानी कि अपना निजी भवन भी है, उसके बावजूद भी उन्हें सरकारी आवास दिए गए हैं। तो कुछ एक के पास कुछ भी नहीं है, ना सरकारी आवास है ना निजी आवास है। इस पर चेकिंग होनी चाहिए। फिलहाल मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया है कि बिल्कुल अधिकारी और कर्मचारियों को जो सरकारी आवास अलॉट किए गए हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। आने वाले
समय में ये जांच शुरू हो सकती है। जिनके पास अपने भवन होंगे उन्हें सरकारी आवास अलॉट यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। ये संकेत आज मुख्यमंत्री ने दिए हैं। हालांकि इसके पीछे का कारण भी मुख्यमंत्री ने ये कहा कि कमी इस वजह से भी सरकारी आवासों की हो गई है क्योंकि 47 के करीब मकान ऐसे हैं जो मरम्मत के लिए तैयार है, खराब हो गए हैं, इस वजह से खाली पड़े हैं, लेकिन जल्दी ही इनकी मरम्मत का काम भी शुरू होने वाला है। और करुणामूलक के आधार पर भी सरकारी आवास दिए जाते हैं, इस वजह से भी कमी हुई है। कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास अपने निजी भवन यहाँ शिमला में नहीं है, लेकिन फिर भी किराए के मकान में रह रहे हैं और कारण बड़ा ये है कि सरकारी आवास अभी तक उन्हें अलॉट नहीं हो पाए हैं। संजय रतन ने इस पर बड़ा विरोध दर्शाया है आज सदन में और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को नहीं दिए जाएंगे सरकारी आवास जिनके पास खुद के लिए रहने का बंदोबस्त है। अब किस तरह से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, कैसे चेकिंग की जाती है, ये हम देखेंगे। फिलहाल इस बात पर तो चर्चा हुई, लेकिन साथ ही साथ आबकारी नीति और नीलामी पर भी बवाल हुआ है। ये भाजपा के 3 विधायक थे, रणधीर शर्मा, सुरेंद्र शौरी और डीएस ठाकुर। इनका ये कहना था जो नई शराब नीति सरकार लेकर आई है उसमें महा घोटाला हुआ है। रिजर्व रेट के मुताबिक यहाँ पर शराब नहीं बिकी है, बल्कि जो रिजर्व दाम रखे गए थे उससे भी कम राशि में यहाँ पर कुछ एक जिलों में शराब बेची गई है। इनका ये कहना था शिमला, कांगड़ा, ऊना, नूरपुर और चंबा में ऐसे मामले सामने आए हैं कि जो रिजर्व धनराशि थी उससे भी कम रेट में शराब बेची गई, तो कुछ एक में रिजर्व रेट के अनुसार ही यहाँ पर शराब बेची गई है। तो आखिरकार ये भेदभाव क्यों हुआ है, ये बड़ा घोटाला है, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने जवाब दिया था, लेकिन विपक्ष सहमत नहीं हुआ जवाब से और उसके बाद उन्होंने वॉकआउट कर दिया सदन से और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। अब इस पूरे मामले पर देखिए मुख्यमंत्री का क्या कहना था। उनका ये मानना था कि महाघोटाला शराब नीति पर वर्तमान सरकार में नहीं हुआ है बल्कि पूर्व की भाजपा सरकार में महाघोटाला हुआ था। 5 सालों तक शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हुई। आखिरकार क्यों नहीं हुई, इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को अब जवाब देना चाहिए। उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे। ये बड़ा फैसला आखिरकार क्यों नहीं लिया गया एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को लेकर उस वक्त, और अब यहाँ महाघोटाले को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो उचित नहीं है। सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरह के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। आंकड़ा मुख्यमंत्री की ओर से ये दिया गया है कि जहां पूर्व की भाजपा सरकार ने 5 साल में 665 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया था शराब ठेकों के आवंटन में, वहीं कांग्रेस सरकार ने 1 साल में ही ठेकों की नीलामी पर नए सिरे से 485 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। तो यहाँ राजस्व अर्जित किया जा रहा है, नई नीति से फायदा हुआ है और कैसे किया जा सकता है, इस फायदे को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी कदम उठाए जाएंगे। यहाँ 3 भाजपा विधायकों की ओर से यह भी क्योंकि आरोप लगाया गया था कि जो रिजर्व रेट था उससे भी कम दामों में शराब बिकी है, तो जवाब मुख्यमंत्री ने यह दिया है कि ऊना में 7 बार, नूरपुर में भी 7 बार, शिमला में भी 9 बार नीलामी हुई लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। तो ऑप्शन सरकार के पास कुछ और नहीं थी, इसी वजह से दाम कम करके फिर यहां शराब को बेचना पड़ा है। और जैसा कि नई नीति से 1 साल में लाभ हुआ है वैसे ही अगले साल भी लाभ होने वाला है। इसी नीति को आगे भी कंटिन्यू रखा जाएगा। ये भाजपा की ओर से दरअसल शराब नीति को लेकर, शराब की बिक्री को लेकर कुछ एक सवाल यहां पर उठाए गए थे और शराब के ठेकों की नीलामी पर भी इन्होंने सवाल उठाए थे। ये महाघोटाला है लेकिन सरकार मान नहीं रही है, आंकड़े छिपा रही है। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसका ये जवाब दिया है कि फायदा हुआ है और पिछली सरकार ने 5 सालों तक शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की थी, तो इस पर उन्हें फिलहाल जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आज एक और ऐलान किया है। ये बड़े होटल्स को लेकर ऐलान हुआ है क्योंकि 1 रुपए की सब्सिडी बिजली पर होटल्स को दी जा रही थी, ये बंद की जा रही है। राजस्व अर्जित करने के लिए ही ये भी बड़ा फैसला लिया गया है। इनकी बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी 1 रुपए के हिसाब से जो दी जा रही थी वो पूरी तरह से अब बंद होने वाली है। तो होटल्स के लिए खैर झटका कह सकते हैं, लेकिन फैसला इसलिए हुआ है ताकि आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियां हैं वो मजबूत हो सके। ऐसी वित्तीय स्थितियों पर हिमाचल को नहीं छोड़ा जा सकता है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। उन्होंने ये भी आज बात कही कि आज मैं मुख्यमंत्री हूं, कल कोई और होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश को ऐसे हालातों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है, फिर चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो।
कुछ एक कड़े निर्णय लेने होंगे, उसके बाद ही यहाँ के युवा खुश रह पाएंगे, उन्हें अपना भविष्य हिमाचल प्रदेश में नजर आएगा और तभी उन्हें रोजगार मिल पाएगा। ये भी आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से स्टेटमेंट दी गई है। अब बड़ी बात उन सरकारी कार्यालयों को लेकर करेंगे जो कि शिफ्ट हो सकते हैं। ये दरअसल क्योंकि संजय रतन की ओर से ही सवाल किया गया था। सरकारी आवासों पर जब उन्होंने बात की थी तो मुख्यमंत्री ने एक बड़ी वजह ये भी बताई थी कि बहुत सारे कर्मचारी अधिकारियों को सरकारी आवास इस वजह से भी नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि शिमला में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स यहाँ हैं, कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई है, अधिकारियों की संख्या बढ़ गई है। इसी वजह से रोज़ाना ट्रैफिक जाम की समस्या से भी गुजरना पड़ रहा है। कैसे शिमला का भार कम किया जा सकता है, इस पर रोज़ाना विचार सचिवालय में हो रहा है और अब निर्णय आने वाले समय में ये हो सकता है कि कुछ एक सरकारी कार्यालय यहाँ से साथ लगते क्षेत्रों में या विधानसभा क्षेत्रों में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। फिलहाल कुछ एक ऐसे जिले भी हैं जहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई है लेकिन उन इमारतों को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो सरकारी कार्यालय के तौर पर उन इमारतों को इस्तेमाल किया जा सकता है। और अन्य जिलों में काफी खाली जमीन भी है जहां पर सरकारी आवास बनकर तैयार हो सकते हैं कर्मचारी अधिकारियों के लिए। तो ये निर्णय अब ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही ले लिया जाएगा क्योंकि शिमला की हालत सच में बिगड़ गई है, ओवर पॉपुलेशन हो गई है, आना जाना मुश्किल हो रहा है, रोजाना ट्रैफिक जाम लग रहा है, सरकारी आवास तक अधिकारियों को नहीं मिल पा रहे हैं। तो कारण ये है कि एक तरह से ओवरबर्डन यहाँ पर हो गया है, फिर चाहे कार्यालयों को लेकर बात करें या फिर लोगों को लेकर जानकारी दें। इस वजह से बाकी जिलों में कार्यालय जब शिफ्ट होंगे तो उसके बाद फिर सरकारी आवास की सुविधा भी कर्मचारी अधिकारियों को मिल पाएगी, ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से भी निजात मिलेगी। और ये जो बार बार एक बात दोहराई जाती है जब भी मॉनसून दस्तक देता है हिमाचल प्रदेश में कि शिमला धंस रहा है, अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जो धंस रहे हैं और धंसने का कारण क्या रहता है कि जगह जगह मकान बना दिए गए हैं, खाली जगह नहीं है। फिलहाल ये बात आज मुख्यमंत्री ने भी कही है कि यहाँ पर अब भूमि ही उपलब्ध नहीं है कि बाकी के सरकारी आवास बनाए जा सके और अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क छेड़ा भी जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान शिमला में ही होगा। जैसे कि लैंडस्लाइड्स यहाँ पर हो रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ नीचे आ रहे हैं, पूरे पूरे पहाड़ों से मलबा नीचे आ रहा है। तो ऐसी हालत में शिमला को नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कैसे इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, कैसे सुधार होगा, इस पर कुछ एक कदम अब सरकार उठा सकती है। पुलिस जवानों पर अब आना चाहेंगे क्योंकि दो डिमांड्स फिलहाल इनकी ओर से सामने आई हैं। पहली बात तो महिला पुलिसकर्मी की करना चाहेंगे। अज्ञात चिट्ठी आज हमारे पास फिर पहुंची है और महिला पुलिस का कहना है कि जैसे एचआरटीसी बसेस में बाकी महिलाओं को 50% छूट किराए में दी जा रही है वैसे ही इन्हें भी दी जानी चाहिए। जो इनके वेतन से 500 रुपए काटे जा रहे हैं मंथली, वो 500 रुपए के बजाय 250 रुपए ही काटे जाए क्योंकि इन्हें भी 50% छूट तो दी ही जानी चाहिए। फिलहाल ये इन्होंने अपनी तरफ से एक सुझाव रखा है लेकिन सरकार इसे किस तरह से लेती है देखना होगा क्योंकि कैबिनेट में तो ये फैसला हो चुका है कि जितने भी पुलिस जवान हैं मासिक वेतन से उनके 500 रुपए यहाँ पर कटने वाले हैं ताकि सब्सिडाइज्ड यात्रा का लाभ उन्हें एचआरटीसी बस में मिल सके। लेकिन महिलाओं का कहना है जब दूसरी आम महिलाओं को 50% छूट किराए में दी जा रही है तो इनके वेतन से भी 500 रुपए के बजाय 250 रुपए ही काटे जाएं। अब सुझाव तो दिया है लेकिन कितनी हलचल इस पर नजर आती है ये समय ही हमें बताएगा। दूसरी बात, पुलिस एसोसिएशन की ओर से एक और बड़ा मुद्दा रखा गया है कि ये हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे क्योंकि पुलिस जवानों में कई ऐसे भी जवान हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो एचआरटीसी बस में सफर करें और ना ही ये चाहते हैं कि उनके 500 रुपए मासिक वेतन से काटे जाएं। तो अब इसके खिलाफ वो कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि सरकार के पास इन्होंने पहले अपना पक्ष रखा था और ये आश्वासन इन्हें सरकार की ओर से दिया गया था कि 250 रुपए सरकार देगी और 250 इनके वेतन से काटे जाएंगे, लेकिन पूरे 500 रुपए अब के मासिक वेतन से काटे जा रहे हैं जो कि इन्हें बर्दाश्त नहीं है। अब इस वजह से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात की गई है पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से। हालांकि इस एसोसिएशन ने एक मेल आईडी भी जारी की है, ये HP पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन gmail.com है। इसमें उन पुलिस जवानों से नाम और नंबर मांगा गया है जो इस फैसले के विरुद्ध हैं और एचआरटीसी बस में सफर नहीं करना चाहते हैं और ना ही ये चाहते हैं कि उनके वेतन से 500 रुपए काटे जाएं। और साथ ही साथ इस एसोसिएशन ने 1000 रुपए भी मांगे हैं ताकि कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा सके। ये एसोसिएशन के पास ही 1000 रुपए सबमिट करवाने होंगे। ये भी आज एक प्रेस नोट हमारे पास आया है। तो फिलहाल लड़ाई खत्म नहीं हो रही है पुलिस जवानों की। ये देखिए बात तब भड़क गई थी जब
सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया था कैबिनेट में कि सब्सिडाइज यात्रा पुलिसकर्मियों की बंद हो रही है। उसके बाद पुलिस जवानों की अलग अलग एसोसिएशन सचिवालय में पहुंची थी। इन्होंने मांग रखी थी सरकार के समक्ष कि ऐसा कोई निर्णय ना लिया जाए, भले ही सब्सिडाइज यात्रा के लिए इनके मासिक वेतन से राशि थोड़ी ज्यादा काट ली जाए। अब फैसला ये हुआ है कि 500 रुपए काटे जाएंगे, लेकिन इस पर भी पुलिस जवान आपत्ति ठहरा रहे हैं। कुछ एक का कहना है कि उन्हें जरूरत ही नहीं है सब्सिडाइज यात्रा की, तो कुछ का मानना है कि उन्हें आवश्यकता है, लेकिन 500 रुपए बहुत ज्यादा है। और महिला पुलिस का तो ये कहना है कि 50% किराए में छूट उन्हें भी दी जानी चाहिए, जब बाकी की आम महिलाओं को दी जा रही है। अब ये देखिए एक तरह से विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। क्या कुछ इसका होता है, ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। अगली बात देखिए वेतन भत्तों से जुड़ी करना चाहेंगे। ये आज ही, क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से प्रस्ताव रखा गया है सदन में, जो मंत्री हैं, एमएलए हैं और मुख्यमंत्री सुक्खू खुद भी अपना 2 माह का वेतन देंगे, यानी कि विलंबित इनका ये वेतन और भत्ते होने वाले हैं। विलंबित हम इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ महीने बाद अदायगी कर दी जाए मंत्रियों को, सीपीएस को और मुख्यमंत्री को इनके इस 2 महीने के वेतन और भत्ते की, लेकिन फिलहाल ये 2 महीने का वेतन नहीं लेंगे। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, जिस वजह से ये बड़ा फैसला यहाँ मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है और ये प्रस्ताव भी आज इन्होंने सदन में रखा है। और बाकी एमएलए से भी इन्होंने आग्रह किया है कि स्वेच्छा से वो भी 2 महीने का वेतन और भत्ता छोड़ सकते हैं। हालांकि ये विलंबित करने की या एक तरह से स्थगित करने की ही बात यहाँ पर हो रही है। परमानेंटली नहीं दिया जाएगा या फिर 2 महीने का मिलेगा ही नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। एक आंकड़ा यहाँ मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है, जिसमें उनका कहना था कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और इसके कई कारण हैं। कारण उन्होंने कुछ इस तरह से गिनवाए हैं। देखिए, राजस्व घाटा अनुदान जो वर्ष 2023-24 में 8,058 करोड़ रुपए था, इस वर्ष 1,800 करोड़ कम होकर 6,258 करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह से पीडीएनए की लगभग 9,042 करोड़ रुपए की राशि में से केंद्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो ये भी घाटा है। एनपीएस अंशदान के लगभग 9,200 करोड़ रुपए पीएफआरडीए से प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसका हम केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। जीएसटी मुआवजा जून 2022 के बाद मिलना बंद हो गया है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ तक की आय कम हुई है। ओपीएस बहाल करने के कारण हमारी उधार भी लगभग 2,000 करोड़ से कम कर दी गई है। ये जानकारी, ये आंकड़ा एक तरह से आज इन्होंने रखा है। हालांकि ये कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा संदेश है, जो डीए और एरियर को लेकर अभी मांग उठा रहे हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री और सीपीएस भी इस राह पर चलने के लिए आ गए हैं कि वो 2 महीने का वेतन और भत्ते फिलहाल छोड़ देंगे। एक तरह से स्थगित किया जा रहा है, इनके वेतन और भत्ते को विलंबित किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश की स्थिति जब तक ठीक नहीं होती है तब तक इसे कंटिन्यू भी रखा जा सकता है, ये मुख्यमंत्री की ओर से आसंकेत दिए गए हैं। और कर्मचारी मांग उठा रहे हैं कि किसी भी हाल में इन्हें डीए और एरियर चाहिए ही, अदायगी सरकार को करनी ही होगी। अब इसके बाद देखना ये रोचक रहेगा कि जो प्रस्ताव आज मुख्यमंत्री की ओर से लाया गया है, इसका कितना इम्पैक्ट कर्मचारियों पर पड़ता है। क्या वो भी कुछ समय के लिए रुक जाएंगे अपनी अदायगी के लिए, या फिर आंदोलन उनका जारी रहने वाला है, तो ये बड़ा सवाल है। और इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ये कहना था कि बार बार रोना रोते हैं मुख्यमंत्री की कर्ज के तले दबा है हिमाचल प्रदेश, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति तो तब भी ठीक नहीं थी जब जयराम सरकार आई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कोई रोना नहीं रोया। जो अदायगी की जा सकती थी वो की, और झूठे वादे नहीं किए। जितना संभव हो सकता था सरकार के स्तर पर वो किया गया है। हर बात से इनकार तो मुख्यमंत्री रहते हुए जयराम ठाकुर ने नहीं किया। ये बड़ी स्टेटमेंट कहना चाहेंगे जो आज उनकी ओर से दी गई है। और मुख्यमंत्री ने जो आंकड़े रखे हैं वो भी हमने आपके सामने पेश किए हैं। फिलहाल कर्मचारियों पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।